बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी फॉर डिले। आयुष कह रहा है कि आपको ब्रेक नहीं चाहिए। ठीक है, आज का ब्रेक कैंसिल होता है ना। आज हम लोग लगातार पढ़ते हैं। क्लास वॉज फ्रॉम 4:30 टू 5:45 आई गेस, उसके बाद 6 to 7:15 आई गेस। तो लगातार देखते हैं पढ़ पाते हैं कि नहीं। मैं तो पढ़ा लूँगा, आप अपना देखना कि आप झेल पाते कि नहीं झेल पाते इतनी देर तक। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट म्यूटेशन, और म्यूटेशन में हमने बात किया था कि जो म्यूटेशन है ये दो तरह का होता है। एक आपने कहा एक आपने कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक आपने कहा जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। हमने स्टार्ट किया था पढ़ना क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, और उसमें हमने बात करा है अब तक अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, जिसे आपने कहा था क्रोमोसोमल एबरेशन। और इस क्रोमोसोमल एबरेशन में हमने पढ़ा है अबाउट डिलीशन, उसका एग्जांपल भी देखा हम लोगों ने। डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इसका भी हमने एग्जांपल देखा हुआ है। और उन एग्जांपल्स को आपको याद रखना ही है, ये मान के चलिए। फिर हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल चेंज, दैट इज जीनोमेटिक चेंज एज वेल, जिसमें हमने कल के डेट में यानी लास्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था अबाउट एन्यूप्लॉइडी। हमने एन्यूप्लॉइडी के बारे में बात किया था और आपको बताया था कि ये एक ऐसा न्यूमेरिकल चेंज है क्रोमोसोम में जिसमें प्लॉइडी रिमेन्स अनअल्टर्ड। प्लॉइडी चेंज नहीं होता है, लेकिन जिसमें प्लॉइडी चेंज नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज जरूर हो जाता है। और मैंने कहा कि ये दो तरह का होता है। एक हमने बात कर लिया है, एक हाइपरप्लॉइडी और एक हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में देखा आपने कि क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा था, पूरा सेट नहीं आ रहा था, 1, 2 या 3 क्रोमोसोम्स आ रहे थे। तो अगर आ रहा था यानी एडिशन हो रहा था एग्जिस्टिंग सेट में, तो आपने कहा हाइपरप्लॉइडी है, जिसका आपने पढ़ा टाइप, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ऐसे पढ़ा आपने। वैसे ही जो हाइपोप्लॉइडी है, इसमें हमने बात करा कि जो एग्जिस्टिंग सेट है उसमें 1, 2 या कुछ क्रोमोसोम्स डिलीट हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। ये भी कई सारे अलग अलग टाइप का बात करा आपने, जैसे मोनोसोमी कहा, डबल मोनोसोमी पढ़ा आपने, और पढ़ा नलीसोमी के बारे में। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमने कवर कर लिया है। इसे फिर से पढ़ने की जरूरत आज के लेक्चर में नहीं है। आज पढ़ना है अपने को यूप्लॉइडी के बारे में, जिसमें अलग अलग टाइप का प्लॉइडी है, यानी एक ऐसा न्यूमेरिकल चेंज जहां पे पूरा का पूरा प्लॉइडी ही चेंज हो जाए, यानी जहां पे चेंज हो क्रोमोसोम के नंबर में, ऐसा चेंज हो जहां पे सेट में चेंज हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का एक एग्जिस्टिंग कंडीशन था। अब अगर ये इससे ऐसा हो जाए, मतलब क्या, ये 2n दिख रहा है और ये n दिख रहा है, तो पूरा यहाँ पे प्लॉइडी चेंज होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही अगर मैं कहता कि ये ऐसा हो गया, तो भी अब क्या कहते, ये भी सेट में चेंज हुआ है। यहाँ 2n से n हुआ था और यहाँ पे 2n से 3n हुआ है। तो जब भी पूरे सेट में चेंज हो तो उसे आप कहेंगे यूप्लॉइडी। प्लॉइडी, यू मतलब क्या होता है, ट्रू। तो ये ट्रू सेंस में प्लॉइडी का चेंज होना इज यूप्लॉइडी। अब ये अलग अलग टाइप का है, जैसे एक होता है मोनोप्लॉइडी या फिर हैप्लॉइडी, जहां सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का। अब ये जो हैप्लॉइड है, जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है ही कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे आप कहते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स कैसे हैं, 2n हैं, लेकिन हमारे गैमेट्स कैसे होते हैं, n होते हैं। तो क्या अंतर होता है? तो अंतर यही होता है कि आपके सोमेटिक सेल में हर क्रोमोसोम का 2-2 कॉपी है, और आपके गैमेट के अंदर जो कि हैप्लॉइड है, वहां पे हर क्रोमोसोम का एक ही कॉपी है।
तो जब आप कहते हैं एक सेट, मतलब हर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही कॉपी है। अब ये क्रोमोसोम नंबर कितना है ये तो वैरी करेगा, डिपेंड करता है कौन से स्पीशीज की बात कर रहे हैं आप। अदरवाइज अगर मैंने कहा हैप्लॉइड तो सेट तो एक ही होगा, अब उस सेट में कितने क्रोमोसोम है दैट कैन वेरी, राइट। आप कहते हैं पाइसम तो वहां कहते हैं एक सेट में 7 क्रोमोसोम है। आप कहते हैं ह्यूमंस तो आप कहते हैं एक सेट में 23 क्रोमोसोम है। तो ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन एक सेट मतलब एक सेट ही होता है, हर क्रोमोसोम का एक कॉपी ही होता है। अब यहां जो हैप्लॉइड है इसमें अगर मैं आपसे कहूं नहीं, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको म्यूटेशन का स्टडी करना है थोड़े समय के लिए, मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट हैं, और एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि आप बताइए कि अगर आप साइंटिस्ट हैं और आप म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं तो म्यूटेशन का स्टडी करने के लिए जो बेस्ट सुटेड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, या फिर प्लॉइडी मैटर ही नहीं करता है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इफ आई वांट टू सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन म्यूटेशन और आपको यह पता करना है कि जो आपने म्यूटेशन इंड्यूस किया है वो म्यूटेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो ये स्टडी करने के लिए आप किस पे काम करना पसंद करेंगे? आप, हर्षिता कह रही है वो डिप्लॉइड पे काम करेगी, फौजिया कह रही है कि वो हैप्लॉइड पे काम करेगी, अभिषेक भी हैप्लॉइड पे ही काम करेगा, पायल, यानी कई लोग हैं जो कि हैप्लॉइड वाले हैं, और स्वनदीप और हर्षिता कह रहे हैं कि डिप्लॉइड पे काम करेंगे, सामिया भी कह रही है डिप्लॉइड पे काम करेंगे। अब मैंने कहा था कि थोड़ा साइंटिस्ट हो आप, है ना, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा मान लो साइंटिस्ट हो, थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर आपके पास एक हैप्लॉइड सिस्टम है और एक डिप्लॉइड सिस्टम है, चलिए मैंने कहा ये हैप्लॉइड सिस्टम है और दिख रहा आपको डिप्लॉइड सिस्टम है। अब यहां मान लीजिए मैंने कहा कैपिटल टी है, यहां मैंने कहा कैपिटल टी और कैपिटल टी है, राइट। अब अगर मैं म्यूटेशन, चलिए ये तो डाउट है आपको सिर्फ कि हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड होगा, है ना, तो चलिए देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अब अगर ये डिप्लॉइड सिस्टम है, मैंने इसे म्यूटेट किया, मैंने जीन टी को किया है म्यूटेट, और ये म्यूटेट हो भी गया, कैपिटल टी था और म्यूटेशन के चलते कैसा हो गया ये स्मॉल टी। अब ये पहले कैपिटल टी था तो भी मुझे टॉल ही दिखता होगा, आपको थोड़ी ना जीन का जीनोटाइप दिखता है, ये तो आप लिखते हो ना एनालिसिस करके कि कैपिटल है कि स्मॉल है, आपको दिखता थोड़ी ना कि कैपिटल टी जीन है स्मॉल टी जीन है। आप कैसे पता करते हैं कि कैपिटल है कि स्मॉल है? बेस्ड ऑन फिनोटाइप। तो अगर पहले कैपिटल टी था तो भी आपको टॉल ही दिख रहा था, आपने म्यूटेशन करा दिया है, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, आप इसको कैपिटल टी से स्मॉल टी में म्यूटेट कर चुके हो, लेकिन फिर भी फिनोटाइप में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी अगर म्यूटेशन का स्टडी करना था तो ये सही था क्या? फिर नहीं। वहीं अगर यहां पे कैपिटल टी होता, म्यूटेट किए होते तो ये स्मॉल टी होता, और चूंकि ये हैप्लॉइड है तो इसका असर आपको दिखता ही दिखता, क्योंकि तो हैप्लॉइड सिस्टम है। कैपिटल टी है तो टॉल हो जाता, स्मॉल टी है तो ड्रॉप हो जाता, ऐसा ही है ना। यानी इस हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड सिस्टम का एक सिग्निफिकेंस ये है कि दे आर बेस्ट टू स्टडी म्यूटेशन स्टडी करने के लिए सबसे बेहतर कौन है? यही हैप्लॉइड वाले हैं। चलिए, तो अगर एक सेट है तो आपने कहा हैप्लॉइड, दो सेट तो आपने कहा डिप्लॉइड, और अगर दो सेट से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे पॉलीप्लॉइड। क्या कहेंगे बेटा? पॉलीप्लॉइड कहेंगे, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड और एक होता है एलो पॉलीप्लॉइड। अब ये ऑटो और पॉलीप्लॉइड का आंसर आपके पास है, लेकिन आप तो हनुमान जी ठहरे, आपको तो याद रहता नहीं, याद कराना पड़ता है। आप जब पढ़े थे, आपने जब पढ़ा था about pollination in the chapter sexual reproduction in flowering plants, there you studied that pollination is of basically two different type only, एक था ऑटोगेमी और एक था एलोगेमी। याद आ रहा है? जो एलोगेमी था उसको फिर से आपने कहा था कि दो तरह का होता है, जिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। चलिए पीयूष का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है अगर टॉल प्लांट के कैपिटल टी को म्यूटेट करते तो स्मॉल टी कर दिए तो स्मॉल हो जाएगा वही प्लांट, तो टॉल से स्मॉल हो जाएगा वही प्लांट, बिल्कुल हो जाएगा।
अगर कैपिटल टी से स्मॉल टी कर दो तो बिल्कुल ड्वार्फ हो जाएगा, ये तो ड्वार्फ हो ही जाएगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोई पौधा टॉल था उसको म्यूटेट कर दो छोटा सा हो जाएगा, वो तो नेक्स्ट प्रोजेनी में होगा ना, है ना। पीयूष अगर ये सोच रहे हो कि कोई पौधा टॉल है, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, मैंने उसको कुछ किसी कारण से किसी तरीके से मैंने स्मॉल टी करा दिया तो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। उसके सेल्स में स्मॉल टी हो गया। अब जब नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगा तब उसके हिसाब से ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो मैंने कहा, हर्षदा मैंने आंसर कर दिया है, तो मैंने कहा कि ऑटो पोलिप्लैडी, ऑटो मतलब क्या समझते थे आप वहां पे, सेल्फ। ऑटोगेमी, गेमी मतलब मैरिज, फ्यूजन, ऑटोगेमी सेम काइंड के फ्लावर का ही फ्यूजन, यानी एक ही फ्लावर के स्टेमन कार्पेल का आपस में जो भी लेन देन होना था हो गया। और वही दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व हुए तो आपने कहा दैट इज एलोगेमी। याद आ रहा है ना, वैसा ही कुछ यहां भी है, ऑटो पोलिप्लैडी और एलोपोलिप्लैडी। अगर जो मैंने समझाया है पोलिनेशन, जो आपने पहले समझा था पोलिनेशन, वैसा ही अगर आप वो समझे थे तो अपने आप अभी ऑटो पोलिप्लैडी भी आपको समझ में आ जाएगा बड़े ही आराम से। और ये जो ऑटो पोलिप्लैडी है ये क्या है, तो पहले समझते हैं स्लाइड पे क्या लिखा है, फिर आपको मैं अपने एंड से समझाऊंगा। ऑटो पोलिप्लैड्स हैव सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाइड मोर देन ट्वाइस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ये ऑर्गेनिज्म है, उसके लिखा मैंने क्रोमोसोम का सिचुएशन ए। अब ध्यान रखिएगा, जब मैंने ए 2 बार लिखा तो 2 बार का मतलब क्या है, 2 सेट है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट। समझिएगा अच्छे से बारीकी से। मैंने कहा कि ये 2 बार क्यों लिखा है, 2 बार मतलब 2 सेट है, और दोनों ए ही क्यों है। अगर यहां पे ए भी लिखा होता और ए लिखा होता तो दोनों में क्या मतलब जरा समझिएगा। ये ए भी लिखा मतलब 2 सेट तो हैं, ए लिखा मतलब 2 सेट तो है, लेकिन अगर ए लिखा है मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा ये क्रोमोसोम है, इस पे यहां पे जीन ए है, जीन बी है, तो एक और क्रोमोसोम इसका होमोलॉग है, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी वाला। जबकि अगर मैं कहता हूं ऐसा, तो मान लीजिए मैंने कहा यहां पे कोई जीन एक्स है, यहां पे मैंने कहा कोई जीन वाई है, तो ये इस पे कोई जीन एम है, कोई जीन एन है। यानी आपको समझ में आना चाहिए ये कि जब मैंने 2 बार ए ही लिखा, 2 बार लिखा मतलब 2 सेट है, लेकिन दोनों बार ए ही क्यों लिखा, क्योंकि बताना चाह रहा हूं कि दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस हैं, सेम क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम 1 का 2 कॉपी है तो दोनों आपस में होमोलोगस है, एक जैसे हो गए। क्रोमोसोम 2 का 2 कॉपी है लेकिन आपस में एक जैसे ही हैं, तो आपने कहा दैट इज उसका लिखने का तरीका ए। एक बार फिर से, क्योंकि सबके मन में आ रहा होगा सवाल कि पता नहीं क्या बोल दिया सर, एक बार फिर से बोलता हूं मैं, ये मैंने ए 2 बार लिखा है। 2 बार क्यों लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी क्रोमोसोम है उसके 2 कॉपीज हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर हैविंग इट्स ओन 2 कॉपीज, जैसे कि ह्यूमंस में दिखता है आपको। लेकिन जब आप ए बी लिखते हैं, सॉरी, जैसे आपने कहा कि ए लिखा तो यहां पे 2 बार लिखा मतलब 2 सेट है, लेकिन दोनों बार ए ही लिखा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं, एक जैसे ही हैं। जैसे यहां पे देखो, जो जीन यहां पे है वही जीन यहां पे है, यानी दोनों आपस में होमोलोगस हो गए। जबकि यहां पे देखो 2 सेट तो दिख रहा है लेकिन दोनों आपस में एक जैसे हैं क्या, नहीं, ये अलग दिखा रहा है, ये अलग दिखा रहा है। अगर मैंने ए लिखा दूसरा बी लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जो दोनों क्रोमोसोम है वो आपस में होमोलोगस नहीं है। मतलब समझाया मैंने कि अगर यहां पे XY है तो दूसरे पे, अगर मैंने कहा ये क्रोमोसोम A है, ये क्रोमोसोम B है, तो A पे XY है तो B पे XY नहीं है, वहां पे कोई और ही जीन है, राइट। तो ये लिखने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब इधर आइए, यहां लिखा है ऑटो पोलिप्लॉइड्स हैव सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड मोर देन ट्वाइस। अगर मैंने कहा कि ये A है तो 2 से ज्यादा बार रेप्लिकेट हो जाना सेम सेट का, यानी अगर मैंने कहा कि ये ए था और ये हो गया ए,
मतलब क्या है, जो यहां सिचुएशन दिख रहा है इसमें, इसका मतलब क्या है, दो सेट है और दोनों सेट आपस में क्या है, होमोलोगस है। लेकिन अब क्या हो गया, तीन सेट हो गया, तीनों आपस में कैसे हैं, होमोलोगस है। मतलब जो सेम जीनोम था वही रेप्लिकेट हो गया, वही एक बार फिर से आ गया। एक बार आया तो ट्रिप्लॉइड कह दिया आपने। अगर ये ऐसा होता तो, इससे अगर ऐसा हो गया होता तो आप क्या कहते, ये तो है ऑटो ट्रिप्लॉइड और ये है ऑटो टेट्राप्लॉइड, है कि नहीं। यहां सेम जीनोम का 3 बार होना, 3 बार अपीयर हो जाना, और यहां सेम सेट का 4 बार अपीयर हो जाना, ये सब क्या है, अपने आप में ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। फाइन करूं तो ये ऑटो ट्रिप्लॉइडी है, और ये कहूं तो ऑटो टेट्राप्लॉइडी है। चलिए, तो यहां देखें, एक बार फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हैव सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाइड मोर देन ट्वाइस। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने ए, इसका मतलब क्या है, ये ऑटो ट्रिप्लॉइड है। अगर 4 बार लिखा है ए मतलब ऑटो टेट्राप्लॉइड है। अब कोई कसम नहीं खाया है कि हमेशा ट्रिपल ए ही लिखेंगे। आपका मन करता है कि एम होना चाहिए, तो आप ट्रिपल एम कर दीजिए, वो ऑटो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। मतलब इस बात से कि जो भी सिंबल यूज कर रहे हैं आप, वही सिंबल 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी आना चाहिए आना है, सेम सिंबल यूज होगा। मतलब सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बार बार रेप्लिकेट होंगे। तो ये था ऑटो ट्रिप्लॉइड और ये था ऑटो टेट्राप्लॉइड, जो कि अपने आप में ऑटो पॉलीप्लॉइड ही हैं। अब यहां इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि ऑटो पॉलीप्लॉइड्स विथ ऑड नंबर ऑफ सेट्स आर सीडलेस, दैट इज स्टेराइल, बट शोज मोर यील्ड एंड बेटर एडेप्टिबिलिटी। इसे तो स्टामा करना पड़ेगा। ये तो कह रहा है भैया हम आएंगे, बायोम के टेस्ट में आए चाहे एनटीए में आए, लेकिन आएंगे जरूर। ये कह रहा है स्टेटमेंट कि अगर कोई ऑटो पॉलीप्लॉइड है और उसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑड है, 3 है 5 है 7 है ऐसे करके, तो वो ऑड होने के चलते मियोसिस यानी गैमेट तो नहीं बना सकता, यानी स्टेराइल होगा वो। लेकिन स्टेराइल होने के बाद उसमें कुछ एडिशनल अच्छे वाले फीचर्स भी होंगे, जैसे उसका यील्ड अच्छा होगा, बेटर एडेप्टिबिलिटी होगी। तो ये फायदा रहता है ऑटो पॉलीप्लॉइड विथ ऑड नंबर ऑफ सेट का। वैसे ही अगर ध्यान रखिएगा कि ये जो बनाना है, ग्रेप्स हैं, टोमेटो है, वाटरमेलन है, ये सब नेचुरल ऑटो ट्रिप्लॉइड हैं। ये नेचर में अपने आप बने हैं और ये ऑटो ट्रिप्लॉइड हैं। वही ऑटो पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन। आप कॉल्चिसिन से ट्रीट करके भी ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे कॉल्चिसिन, याद कीजिए सेल डिवीजन और जब आपने पढ़ा सेल डिवीजन तो वहां आपने पढ़ा था अबाउट माइटोजेंस एंड अबाउट माइटोटिक पॉइजन्स। जब आपने पढ़ा अबाउट माइटोटिक पॉइजन्स तो वहां कई सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे, जैसे अजाइड है, मस्टर्ड गैस है, वैसे एक नाम आया होगा कोल्चिसिन। ये कोल्चिसिन आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ प्लांट ऑफ फैमिली सोलेनेसी, जिसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। वहां से आप ऑब्टेन करते हैं, अपने आप में एक अल्केलवाइड है, और ये जो मेटाफेज है सेल डिवीजन का, उसी में ये अरेस्ट करता है सेल डिवीजन को। अल्टीमेटली मैं कहूं मेरे काम की बात, मेरे चैप्टर के हिसाब से बात, तो कोल्चिसिन अपने आप में जो भी मैकेनिज्म है, जो भी आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो कोल्चिसिन है वो क्रोमोसोम का डबलिंग कर देता है। यानी अगर कोई डिप्लॉयड सिस्टम है, यहां आपने ट्रीट करा इससे कोल्चिसिन से, तो क्रोमोसोम का डबलिंग हो जाएगा, यानी 2 सेट तो पहले से था ही, ये 4 सेट वाला हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 3 सेट है, ऐसे डाला मैंने यहां कोल्चिसिन, तो ये 3 से कैसा हो जाएगा, 6 सेट वाला हो जाएगा। ये हो गया 6 सेट वाला। तो डबलिंग हो जाना है जब भी आप डालेंगे कोल्चिसिन तब।
क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के बहुत सारे। कैपिटल ए स्मॉल ए सेम ही होगा ना? फिनोटाइप में तो सेम ही होगा। हर्षिता सर कैन यू प्लीज रिपीट द थर्ड पॉइंट अगेन? थर्ड पॉइंट ये रहा, मैंने बोला है कि अगर कोई ऑटो पॉलीप्लॉयड है जिसमें जो सेट है वो ऑड है, जैसे यहां पे दिख रहा है 3 है, या फिर जो भी ऑड नंबर रहेगा 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके, तो जो ऑड नंबर ऑफ सेट वाले पॉलीप्लॉयड होते हैं वो सीडलेस होते हैं, स्टेराइल होते हैं, क्योंकि जहां ऑड नंबर ऑफ प्लैडी होगा वहां पे मियोसिस नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली वो स्टेराइल होता है, यानी गैमेट नहीं बना पाता, लेकिन वो ज्यादा विगरस होता है, ज्यादा अच्छा यील्ड वाला होता है और उसकी अच्छी एडेप्टिबिलिटी होती है। सोनदीप कह रहा है सर ऑटो ट्रिप्लॉयड स्टेराइल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। मैंने पहले ही कहा था जहां पे ऑड है, 3 ऑड नहीं है क्या, जहां ऑड है वो स्टेराइल ही होगा। मोहम्मद इम्तियाज सर कोल्चिसिन तो लिलिएसी फैमिली का होता है ना? हाँ, लिलिएसी फैमिली का होता है। अच्छा सॉरी, मैंने ब्लंडर करा, मैंने बोला सोलेनेसी फैमिली। आई थिंक ये कोल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट व्हिच बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। करेक्ट कीजिएगा, मैंने पहले सोलेनेसी बोला था शायद। दिस कोल्चिसिन इज एन अल्किलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट ऑफ फैमिली लिलिएसी। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑटो पॉलीप्लैडी है इसे आप इंड्यूस कर सकते हैं बाय एडिंग कोल्चिसिन। जैसे मैंने बोला कि जो भी सेट रहा हो उसका डबलिंग हो जाएगा। डिप्लॉयड था टेट्रा हो गया, ट्रिप्लॉयड था तो हेक्साप्लॉयड हो गया। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट एलो पॉलीप्लॉयड। ये एलो पॉलीप्लॉयड के बारे में जरा बात करते हैं। और जैसे आपने कहा ऑटो पॉलीप्लॉयड में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है, वहीं जो एलो पॉलीप्लॉयड है उसमें नाम है एलो। एलो मतलब क्या है? डिफरेंट। यानी इस बार पूरा एक नया सेट तो आ रहा होगा, बट दैट न्यू सेट विल बी एंटायरली न्यू। जो एग्जिस्टिंग सेट है उसी का रेप्लिका नहीं, कोई दूसरे सिस्टम से दूसरा कोई जीनोम आ रहा होगा, लेकिन पूरा एक सेट ही आ रहा होगा। तो आयुष कोल्स्कम ऑटमनेल, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जल्दीबाजी में मैं थोड़ा ब्लंडर कर रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टू रिलैक्स। फिर वो बोलने लगते हैं कि आवाज आ रही है। पॉइजन, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो मैंने प्लांट बोला होगा पहले उसको इरेज कीजिएगा। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल, वहां से ऑब्टेन करते हैं आप इस पौधे को। एंड दिस प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। ठीक है ना? तो जो भी पहले बोला था उसको इरेज कर दीजिएगा मन से। और ये ध्यान रखिएगा कि सर ने बोला है कि कोल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल व्हिच बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। और लिलिएसी किसका फैमिली है? मोनोकॉट का फैमिली है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग एलो पॉलीप्लॉयड के ऊपर। और जैसा कि डेफिनेशन हमने बताया आपको, लिखा है हाइब्रिड्स whose chromosome sets are derived from 2 different genomes। हाँ, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी भाग भाग के आया ना एक्चुअली, इसलिए। साक्षी कह रही है सर बट वाटरमेलन में तो सीड होता है, स्टिल इट इज ऑटो ट्रिप्लॉयड। बेटा जो आप खाते हैं सीड उसका प्लॉयड अलग है। मैंने कहा कि जो वाटरमेलन है, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग वाटरमेलन है, उसमें नेचुरली वो ऑटो ट्रिप्लॉयड है।
अब आप हम लोग जो खाते हैं वो तो क्या है, कई सारी चीज हाइब्रिडाइज करके, कई सारे मैनिपुलेशन करके आता है अपने पास, है ना। तो ऑटो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन भी होता है और वो नेचुरल ऑटो ट्रिप्लॉइड है, ऐसा मैंने बोला है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एग्जांपल पे आइए जरा, जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये अपने आप में एक नेचुरल एलो हेक्साप्लॉइड है। ट्रिटिकम एस्टिवम मतलब ये है ब्रेड व्हीट। एक्चुअली जो व्हीट है उसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे एक होता है ट्रिटिकम टर्जिडम, एक होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। दिस ट्रिटिकम टर्जिडम इज एमर व्हीट, इसे आप एमर व्हीट कहते हैं और इसे आप ड्यूरम व्हीट कहते हैं। तो ये अलग अलग व्हीट के टाइप हैं। पहले आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में, जो हम लोग यूजुअली खाते हैं, डाइट में लेते हैं। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये अपने आप में एलो हेक्साप्लॉइड है। और जब मैं कहता हूं कि ये एलो हेक्साप्लॉइड है तो इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। लिखा है इसके लिए एक्सप्रेशन, एक लिखा है एक्सप्रेशन 2n इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 42। इसे आप ऐसे समझें कि मैं बताना चाह रहा हूं कि ये है a b b c c इक्वल्स टू 42। अब इसे समझिएगा, कंपेयर कीजिएगा जरा ह्यूमंस के साथ। मैंने कहा ह्यूमंस में आप कहते हैं 2n इक्वल टू 46, आप लिखते हैं उसके लिए a इक्वल्स टू 46, ऐसा ही है ना। तो जब आप a लिखे तो मैंने क्या समझाया, इसका मतलब क्या है, ये a दो बार आया मतलब दो सेट है और दोनों a ही है। इसका मतलब क्या है, जो जीन इस वाले सेट पे होगा वही वाला जीन, वही वाले जीन इस सेट के भी अंदर भी होगा। तो यहां दो चीजें हैं कि ये दो बार लिखा है a और दोनों बार a ही लिखा है, ये दोनों में अंतर है, उसका मतलब है। तो यहां जरा देखिए, मैंने कहा है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसा है व्हीट में। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ए बी और सी, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये जो जीनोम बी है या फिर सी है ये किसी दूसरे स्पीसीज से आ गया है इसके अंदर, ये अपने आप हुआ है ड्यूरिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ये तो व्हीट में तो एनिमोफिली होना है, तो किसी दूसरे स्पीसीज का पोलन ना करके लैंड करा नेचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वो एक्सेप्टेंस भी हो गया उसका, वो सब अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्टेंस भी हो गया और अल्टीमेटली उससे बना ए बी बी। फिर कोई और स्पीसीज का आ गया उसके ऊपर पोलन ग्रेन और उससे बना ए बी बी सी सी। जरा समझिएगा इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैं जब कहता हूं ए, इसका मतलब ये है कि कोई एक क्रोमोसोम रहा होगा उसका दो कॉपी है, वैसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 है, वैसे ही क्रोमोसोम नंबर 3 है जिसका दो कॉपी है, ऐसे ही करके ये A7 है यानी क्रोमोसोम नंबर 7 तक होगा ऐसे। तो आपको दिख रहा है मैंने A ही लिखा है, नीचे 1 लिखा है मतलब क्रोमोसोम नंबर लिखा है वो, लेकिन दोनों A लिखा है मतलब क्या है, सेम सेट है वो। वैसे ही यहां लिख रहा हूं मैं B1 B2, वैसे ही कह रहा हूं मैं सॉरी B1 B1, फिर वैसे ही कह रहा हूं B2 फिर B2, ऐसे ही करके ये B7 है और फिर से B7 है। वैसे ही C1 है, इसका दो कॉपी, C2 का दो कॉपी, अल्टीमेटली C7 का भी दो कॉपी है। तो ये A सेट इसका अपना है, B सेट किसी और स्पीसीज से आया, C सेट किसी और स्पीसीज से आया, ऐसे करके हो गया ये एलो पॉलीप्लॉइड। और ये कैसा दिख रहा है, अब कितने सेट दिख रहे हैं, तो एक सेट है, दो सेट है, तीन सेट है, चार सेट है, पांच सेट है, 6 सेट है, तो 6 सेट हैं इसके अंदर। लेकिन यहां मैंने कहा कि ये है कैसा, ये तो आपने कहा कि एलो हेक्साप्लॉइड हो गया, लेकिन हर सेट को देखें तो उसका कितना कॉपी है, दो कॉपी है, ए का दो कॉपी है, बी का भी दो कॉपी है, सी का भी दो कॉपी है, तो यहां पे लिखा है इसलिए 2n। एक सेट में कितना क्रोमोसोम है, 7, ऐसे कितने सेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक सेट में 7 क्रोमोसोम, ऐसे 6 सेट हैं तो कितने हुए क्रोमोसोम, 42 हो गए, 42 हो गए। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ रहे हैं, इसलिए फोकस बनाए रखिएगा। रितिका कह रही है सर ये 6x क्या हुआ, मैंने कहा कि ये A B B C C ये कितने सेट हो गए, अपने आप में 6 सेट हो गए ना। यहां देखो एक सेट में 7 क्रोमोसोम है, वैसे यहां पे दूसरा सेट है, यहां भी 7 क्रोमोसोम है, सारे सेट में 7 क्रोमोसोम है, यानी टोटल 6x कहा आपने उसके लिए, और क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ, 42 हुआ। क्या ये क्लियर है, क्या कैसे
एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये 2n 6x 42 a b b c c इक्वल्स टू 42 लिखा है। इसका क्या एनालिसिस समझ में आ गया क्या आपको? क्या ये एनालिसिस समझ में आ गया? वेरी गुड। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए आप मेरा कि ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जब इसका गैमेट बनेगा तो गैमेट का आप ऐसे इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख के बताइए मुझे। मैंने कहा कि अगर ये ट्रिटिकम एस्टिवम का सिचुएशन दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा हूं एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन फॉर गैमेट ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट का गैमेट का एक्सप्रेशन कैसा होगा, जरा मुझे फटाफट लिख के बताइए, फटाफट लिख के बताइए। शिवम कह रहा है ABC होगा। अच्छा, ABC होगा। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? स्वनदीप भी कह रहा है ABC होगा। चलिए ABC होगा। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप इसका कराएंगे गैमेटोजेनेसिस कराओगे तो अल्टीमेटली इस A में से 2 सेट था, 1 सेट आएगा, B का 2 सेट था, 1 सेट आएगा, C का 2 सेट था, 1 आएगा। एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 7। कितने सेट यहां पे आए? 3। तो ये रहा 21। ये एक्सप्रेशन लिखेंगे आप गैमेट के लिए, ऐसा होगा गैमेट। ठीक बात है, ठीक बात है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ, सुनिएगा अच्छे से, चलिए मैं लिख ही देता हूं, नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट, ये कितना हो जाएगा? हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए? ट्रिटिकम एस्टिवम के लिए। तो बेसिक सेट में कितना हो गया? 7 है। देखो जरा, ये है एक बेसिक सेट, तो इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 7। लेकिन कोई पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट, तो आंसर बदलना चाहिए और ये हो जाएगा 21। ये हैप्लॉइड सेट है। A, B और C तीनों का एक कॉपी आ गया, मतलब ये हैप्लॉइड सेट है। और कितने क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 21। ये वाला सेगमेंट बड़ा ही तगड़ा है। अगर आप इन चीजों को समझ गए थे तो फिर ये भी बड़े आराम से समझ गए होंगे आप। चलिए चलिए, एक बार आपकी फरमाइश है फिर से इसे गाने की, मैं फिर से गा देता हूं। मैंने कहा कि जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जिसे आप ब्रेड व्हीट कहते हैं, ये अपने आप में एलो हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड मतलब 6 सेट है, और एलो है यानी ये अलग अलग सेट्स देखने को मिलेंगे। एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसका 2n इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 42। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a b b c c इक्वल्स टू 42, यानी जो A है ये आपस में सेम सेट हैं, B वाले आपस में सेम सेट है, C वाला आपस में सेम सेट है। तो A का कितना सेट है? 2 है। B का भी कितना सेट है? 2 है। C का कितना सेट है? 2 है। तो आपने लिखा 2n, सबके 2-2 सेट हैं। और 6x क्यों लिखा? क्योंकि कितने सेट हैं टोटल? ये अपने आप में एक सेट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो कितने सेट हो गए? 6 सेट हो गए। और हर सेट में कितने क्रोमोसोम है? यहां से यहां तक 7। तो कितने सेट कहा आपने? 6 सेट्स आर देयर। तो कितने हो गए क्रोमोसोम्स? ये हुआ 42। बेसिक सेट मतलब क्या है? ये जो आप कह रहे हैं दिस इज बेसिक सेट, ठीक है ना? इसी का एक कॉपी है ना, तो आप कहेंगे दिस इज बेसिक सेट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जरा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। वैसे ही इंफॉर्मेशन है, रफनोब्रेसिका इज फर्स्ट मैन मेड एलोटेट्राप्लॉइड। ये इसे भी मैं स्टार्मार्क कर रहा हूं, हालांकि इतना सारा स्टार्मार्क हो गया जैसे गंदा दिख रहा है ये तो, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट। मैंने कहा रफनोब्रेसिका इज फर्स्ट मैन मेड एलोटेट्राप्लॉइड। जरा इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया कि जो ब्रेड व्हीट है वो तो नेचुरल एलो हेक्साप्लॉइड था। वैसे ही अगर मैं कहूं अबाउट दैट एमर व्हीट, जो मैंने अभी समझाया था आपको, एमर व्हीट, तो एमर व्हीट कैसा है? वो है 2n इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 28। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिख देंगे a b b इक्वल्स टू 28। गेटिंग माई पॉइंट?
इस तरह से आप लिख सकते हैं एमर व्हीट का, और वैसे ही लिख सकते हैं आप बिल्कुल ड्यूरम व्हीट को भी। ड्यूरम व्हीट भी कैसा है, वो भी एलो टेट्राप्लॉयड है, यानी 2n इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 28। आप इसके लिए लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू 28। तो ये अलग अलग व्हीट का सिचुएशन है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जरा बात करते हैं, ये नया कुछ है जिसका नाम है रफेनो ब्रेसिका। अब ये रफेनो ब्रेसिका एक्चुअली कुछ वैसा ही है जैसे आप सुने थे स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में पोमैटो याद आ रहा है। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन तरीका वैसा नहीं है बनाने का। क्या है ये चीज? तो अगर आप चाहते हैं दो अलग अलग स्पीसीज का क्रॉस कराना, तो ये नॉर्मल तो नहीं है। कभी भी किसी स्पीसीज ए का पोलन ग्रेन जाके रख देंगे आप ऑन स्टिग्मा ऑफ स्पीसीज बी, तो पोलेंटिव बन जाएगा, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, राइट। लेकिन फिर भी आपके मन में तो जिद है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं रफनेस सेटाइवस यानी रफनेस जीनस और ब्रेसिका जीनस, इन दोनों को मिला करके एक नया बनाऊंगा, नाम दूंगा उसका रफेनो ब्रेसिका। और ऐसा कर भी लिया किसने? रशियन साइंटिस्ट, नाम है उनका, हंसना मना है, कार्पेचेंको ने बनाया सबसे पहला लेबोरेटरी कंडीशन में, यानी फर्स्ट सिंथेटिक एलो टेट्राप्लॉयड। नाम क्या है? रफेनो ब्रेसिका। और कैसे बनाया? तो जरा देखिए, क्रॉस लिख रहा हूं मैं, लिया रफेनस और इसका क्रॉस किया किसके साथ? ब्रेसिका के साथ। अब ये दो अलग अलग जीनस आपको जानकारी होगा राइट फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11, वहीं आप पढ़ते थे जीनस, स्पीसीज वगैरह वगैरह। तो जैसे रफेनस सेटाइवस मूली, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैबेज, कॉलीफ्लावर सबका ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है, चाहे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने रफेनस और ब्रेसिका रखा हुआ है। ये जो रफेनस है ये भी कैसा है? 2n इक्वल्स टू ये 28 है, और ये 2n इक्वल टू 18 है, और ये भी 2n इक्वल्स टू 18 है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इसे a इक्वल्स टू 18, इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं a इक्वल्स टू 18। क्या आपको यहां तक क्लियर है? क्या आपको यहां तक समझ में आया है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या करा है अभी तक? मैंने रफेनस और ब्रेसिका कंडीशन लिखा हुआ कि दोनों डिप्लॉयड हैं और दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस डिप्लॉयड सिस्टम इज 18। क्या आपको यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चलिए आप लोग सब लोग कह रहे हैं यस सर क्लियर है, और इम्तियाज को तो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन मुझे तो बहुत ब्लर दिख रहा है। और ब्लर क्या दिख रहा है? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, आपने बोला नहीं, है ना। और क्या नहीं बोला? क्या आपको गौर करना चाहिए था? गौर ये करना चाहिए था कि अगर मैंने कहा रफेनस अलग जीनस है, ब्रेसिका अलग जीनस है, तो मैं कैसे दोनों के लिए ए लिख सकता हूं? ये तो असंभव है। दो अलग अलग स्पीसीज का कभी जर्म प्लाज्म एक जैसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। एक जैसा तो आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के किसी का नहीं होता। हम सब आपस में एक स्पीसीज के मेंबर हैं, फिर भी 99.9% ही सिमिलर हैं, 0.1% का डिफरेंस है, और ये 0.1% बहुत अंतर है हम दोनों में, हम लोगों में। तो क्या अंतर है? क्या गलत किया हुआ यहां पे?
तो अगर मैंने यहां पे लिखा है AA इक्वल्स टू 18, तो मुझे यहां AA इक्वल्स टू 18 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे कोई और सिंबल यूज कर लेना चाहिए था। AA तो कभी नहीं। चलिए मुरारी के लिए मैंने M लिख दिया, ये रहा MM इक्वल्स टू 18। अब मुझे बताइए, अब क्या क्लियर है? अब ये सही है क्या? आई वॉन्ट कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड कि अब ये टेक्निकली सही है क्या? अब ये टेक्निकली सही है क्या? अब ये सही है क्या? मैंने AA को हटा करके अब MM कर दिया है, यानी सिंबल चेंज कर दिया है दोनों अलग अलग जीनस के लिए। अब ये क्लियर है क्या? चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग जीनस होंगे तो उनके जो जीन्स हैं, जो जीनोम होगा वो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बचपन से पढ़ते हैं आप कि दो अलग अलग जीनस का, दो अलग अलग स्पीशीज का भी क्रोमोसोम सेम नहीं होता, जीनोम सेम नहीं होता। तो कैसे मुझे लिखना चाहिए था A? कभी नहीं लिखना चाहिए था। अब अल्टीमेटली गैमेट बनाया आपने, यहां से क्या हुआ? A इक्वल्स टू 9, यहां से आया M इक्वल्स टू 9, बनाया गैमेट, अब कराया फ्यूजन, ये हुआ AM इक्वल्स टू 18। ये AM इक्वल्स टू 18, AM इक्वल्स टू 18। अब मुझे बताइए, आपके हिसाब से ये फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा? लॉजिक लगाइए, मुझे बताइए कि ये फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा। दिस AM, जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18 दिख रहा है मुझे, ये फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा? मुझे आप बताइए, और बेहतर होगा कि आप मुझे कारण भी बता दीजिए। ये फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा? मुझे इसका कारण भी जरा बता दीजिए। कारण आपको पता है, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की जरूरत है कि क्यों स्टेराइल है अगर स्टेराइल है तो, या फिर फर्टाइल है तो क्यों फर्टाइल है। चलिए, आप लोग कह रहे हैं स्टेराइल है, कोई कह रहा है फर्टाइल होना चाहिए, कोई कह रहा है स्टेराइल होना चाहिए। कोई मुझे एक लॉजिक भी दे दो कि क्यों स्टेराइल होना चाहिए। चलिए, सामिया एक नया ही साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा दिए, कह रही है इंटरसेक्स है ये। इंटरसेक्स नहीं है, तो फर्टाइल ड्यू टू इवन नंबर ऑफ सेट्स, ये कहना है सहानुभूति कृष्णन का, जो कि बिल्कुल उल्टा कह रही हो बेटा तुम। और आर्यमान कह रहा है स्टेराइल ड्यू टू ओनली वन बेसिक सेट। वेरी गुड, यही आंसर है। यहां भले ही दो सेट दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों सेट सेम का है क्या? ए का ही कॉपी है क्या? वो नहीं, वो तो M लिखा है। तो M का भी एक ही कॉपी है, A का भी एक ही कॉपी है। जब एक ही कॉपी होगा तो फिर से वही बात, मियोसिस इज नॉट पॉसिबल। आप जो मैकेनिज्म पढ़ते थे ना मियोसिस का, जरा उसको यूटिलाइज करो ना। आपने क्या पढ़ा है? जाइगोटिन के टाइम पे होमोलोगस पेयरिंग कराओगे, फिर जीन्स का एक्सचेंज कराओगे, यहां हो सकता है क्या? मेटाफेज के टाइम पे दो दो मेटाफेजिक प्लेट बनाओगे इन सच अ वे कि दोनों प्लेट में होमोलोगस पेयर का एक एक क्रोमोसोम होगा। क्या ये आपस में होमोलोगस हैं क्या? तो कैसे कराओगे मियोसिस? ये नहीं हो सकता है, स्टेराइल है ड्यू टू ओनली वन सेट। अब क्या करना होगा? तो आप जानते हैं, यहां डालना होगा कोल्चिसिन को, और वो क्या करेगा? डबलिंग करेगा। अब फिर मुझे आप बताइए कि जब डबलिंग होगा कोल्चिसिन के चलते, तो एक्सप्रेशन, व्हाट शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ न्यू? अगर ये जाइगोट है तो इस जाइगोट में मैंने डाल दिया है कोल्चिसिन, और कोल्चिसिन डालने के बाद आप मुझे बताएंगे कि इस नए जाइगोट का या फिर नए ऑफस्प्रिंग का क्या होगा क्रोमोसोमल कंपोजिशन। यानी जैसे मैंने यहां पे लिखा है AM इक्वल्स टू 18, तो यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, आपके आंसर आने लगे हैं, और वो है कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल M इक्वल्स टू हाउ मच? 36। यही राइट आंसर है। ये जो बना ये है रेफेनो ब्रेसिका। वेरी गुड, आपने सबने आंसर सही करा है। ये है रेफेनो ब्रेसिका, जो कि अपने आप में दो अलग अलग जीनस का क्रॉस किया हुआ है, और ये एलो टेट्राप्लॉयड भी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बनाया किसने? कार्पेचेंको ने बनाया, और ये सबसे पहला सिंथेटिक एलो पॉलीप्लॉयड है। चूंकि पहला है इसलिए आप इसका सिचुएशन, आप इसका एक्सप्रेशन, आप इसका कंडीशन, आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं, पुराने वाले स्लाइड पे ही जाते हैं, क्योंकि वहीं से एक और
एक और इंफॉर्मेशन अपने को याद करना होगा एंड दैट इज अबाउट, यहां देखो, ट्रिटिकेल इज ऑल्सो आर्टिफिशियल एलो पॉलीप्लॉइड। जो ट्रिटिकेल है वो भी रेफेनोब्रेसिका जैसा ही है। जैसे रेफेनोब्रेसिका बनाया आपने बाय क्रॉसिंग रेफेनस एंड ब्रेसिका, वैसे ही ट्रिटिकेल बनाया गया है बाय यूजिंग ट्रिटिकम एस्टिवम एंड सिकल सेरिल दैट इज राई। इन दोनों का क्रॉस करा के बनाया है ट्रिटिकेल, जो कि अपने आप में एक फूडर क्रॉप है और अपने इंडिया में इसका कल्टीवेशन भी होता है। पंजाब हरियाणा में जहां पे खूब लोग जहां कैटल रेज करते हैं लोग, वहां पे ट्रिटिकेल बहुत फ्रीक्वेंटली ग्रो किया जाता है। तो जरा इस ट्रिटिकेल के बारे में भी जान ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं। बात करेंगे अभी हम लोग अबाउट ट्रिटिकेल, और एक ब्लैंक पेज मुझे लेना होगा फॉर दैट। और अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे अबाउट ट्रिटिकेल। बात कर रहे हैं अबाउट ट्रिटिकेल। अब ये ट्रिटिकेल हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। एक जो पहला कंडीशन में ले रहा हूं, इसमें लिया मैंने यहां पे ट्रिटिकम टर्जिडम, यानी इसे लिखूंगा मैं 2n इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 28, राइट। यहां इसका मैं क्रॉस करा रहा हूं सिकल सीरिल के साथ, सिकल सीरिल के साथ जो कि राई है, और इसके लिए मैं लिख रहा हूं 2n इक्वल्स टू 14। ऐसा होता है, यानी मैं लिख सकता हूं इसके लिए ऐसे कि ये रहा a b b इक्वल्स टू 28, और इसे लिख रहा हूं मैं s इक्वल्स टू 14, राइट। इस बार क्यों सिंबल चेंज कर दिया है आपको समझ में आ गया होगा। अब बनाया मैंने गैमेट, कैसा बना, ए बी, गैमेट बना ए बी, ये बनाया गैमेट ए बी इक्वल्स टू 14, और यहां से बना गैमेट एस इक्वल्स टू 7। फ्यूजन हुआ और बना यहां से ए बी एस इक्वल्स टू 21, यानी ये कैसा है, स्टेराइल है। स्टेराइल है तो क्या ट्रीट करेंगे आप, इसमें कोल्चिसिन डालेंगे, और क्या, कोल्चिसिन का दिया ट्रीटमेंट इस जाइगोट में, और ये बना क्या, ए बी बी एस एस इक्वल्स टू हाउ मच, इट विल बी 42। तो ये क्या है अपने आप में, दिस इज ट्रिटिकेल, जो कैसा है, जो कि आपको दिख रहा है एलो, दिस इज एलो हेक्साप्लॉइड, एलो हेक्साप्लॉइड, ये हुआ ट्रिटिकेल। आस्था कह रही है सर ये एक्सेप्शन केस है बिकॉज डिफरेंट स्पीसीज है। एक्सेप्शन क्या है, हाँ कह सकते हैं आप एक्सेप्शन है। मीनू वेदर खराब होने की वजह से नेट छोड़ दे रहा है, तो पकड़ के रखो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता मीनू उसमें। अब दूसरा जो कंडीशन है उसमें हम लोग बनाएंगे अभी एलो ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। और कैसे बनाएंगे आप, तो इस बार आप लेंगे, आप करेंगे क्रॉस ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस करेंगे किसके साथ, आप करेंगे सिकल सीरिल के साथ। यहां लिखना पड़ेगा आपको, अगर ट्रिटिकम एस्टिवम है ये, तो लिखना पड़ेगा आपको ए बी बी सी सी इक्वल्स टू 42, और यहां लिखना पड़ेगा आपको एस इक्वल्स टू 14। बनाया आपने गैमेट, तो ये हुआ ए बी सी इक्वल्स टू 21, और यहां से मिला आपको एस इक्वल्स टू 7। फ्यूजन कराया और ये रहा ए बी सी एस इक्वल्स टू 28। ये तो स्टेराइल है, डाला कोल्चिसिन, और ये हुआ ए
बी बी सी सी एस एस इक्वल्स टू 56। ये रहा फर्टाइल वाला ट्रिटिकेल। तो आपको अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया गया है ट्रिटिकेल को। यहां ट्रिटिकम टर्जिडम लिया तो मैंने समझाया था कि कैसा होता है कंडीशन इसका, तो ये येलो हेक्साप्लॉइड हो गया। और ट्रिटिकम एस्टिवम ले लिया तो आपको बताया था कि ऐसा कंडीशन होता है इसमें, तो ये येलो ऑक्टाप्लॉइड आपको दिख रहा है। क्या ये क्लियर है आपको कि कैसे ट्रिटिकेल बनाया गया? हालांकि चांसेस कम है पूछा जाए, लेकिन आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। जब अपना इंटरनल टेस्ट होगा तो मैं तो क्वेश्चन भर भर के दूंगा यहां से। तो ये था अबाउट दिस ट्रिटिकेल। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है अपने पिटारे में पॉइंट म्यूटेशन। हमने अब तक कवर कर लिया है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें हमने बात करा स्ट्रक्चरल चेंज भी, न्यूमेरिकल चेंज भी। और फटाफट एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं कि क्या पढ़ा है ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। मैंने कहा कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है जीनोमेटिक चेंज यानी न्यूमेरिकल चेंज, एक होता है स्ट्रक्चरल चेंज यानी क्रोमोसोमल एबरेशन। हमने लास्ट लेक्चर में ही बात कर लिया था अबाउट क्रोमोसोमल एबरेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। और हमने फिर बात करा कि जो जीनोमेटिक चेंज है, टर्म्स बड़ा कंफ्यूज करेंगे इसलिए याद रखिएगा अच्छे से। जो न्यूमेरिकल चेंज है उसे कहते हैं जीनोमेटिक चेंज। और इसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी हमने आज पढ़ा है और एन्यूप्लॉइडी हमने पहले पढ़ लिया था। ये था अबाउट दिस न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट दिस पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। स्टेराइल इसलिए हुआ, स्टेराइल ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट हो, किसी भी क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट हो, तो वो कभी भी मियोसिस नहीं शो कर सकता, यानी गैमेट नहीं बनेगा, यानी वो स्टेराइल होगा। तो जब भी सिर्फ एक ही सेट होगा, जैसे आपने कहा ए बी इक्वल्स टू 14 फॉर एग्जाम्पल, तो ए का एक ही सेट हुआ ना, बी का तो एक ही सेट हुआ ना, तो ये स्टेराइल हो गया। लेकिन जैसे आपने कहा ए ए बी बी, तो ए का 2 कॉपी हुआ, बी का भी 2 कॉपी हुआ, तो जब गैमेट बनाओगे तो दोनों ए अलग अलग हो जाएंगे, बी भी अलग अलग हो जाएंगे, तो गैमेट बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर हेप्लॉइड है तो स्टेराइल होगा और फर्टाइल होगा तो हेप्लॉइड है तो स्टेराइल होगा, एक ही सेट है तो वो स्टेराइल होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ सेट्स आर देयर तो वो फर्टाइल होगा। ऐसा मैंने आपको समझाया, तो सिर्फ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, एंड दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, जो कि एक्चुअली क्या है, जो कि एक्चुअली जीन म्यूटेशन है। राइट अब ये जो जीन म्यूटेशन है, इसे आप समझिए ऐसे कि जब आपने कहा कि क्रोमोसोमल चेंज हुआ है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, जीन में कोई अंतर नहीं आया था। जीन क्या है? तो अगर मैंने कहा कि ये एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये मैंने कहा डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, तो आप रिकॉल करेंगे जितना आपने पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल में या फिर बचपन में, उसमें पढ़ा आपने कि जो डीएनए है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, और दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे होते हैं? आपस में होते हैं एंटी पैरेलल। मतलब अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिख रहा है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल है, अगर मैंने कहा यहां पे ए है, यहां मैंने कहा टी है, यहां मैंने कहा जी है, यहां मैंने कहा सी है, तो ये फिक्स है कि ए के सामने कौन? टी, टी के सामने कौन? ए, जी के सामने कौन? सी, सी के सामने कौन? जी। ऐसा ही पेयरिंग होगा, यानी आपस में कैसे होते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा कि यहां से यहां तक का जो स्ट्रेच है जीन डीएनए का, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 जीन। मैंने अगर कह दिया कि यहां से यहां तक के स्ट्रेच को मैं एक जीन कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? यहां से यहां तक के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मैंने 4 लिखा है और भी आगे है, तो यहां से लेकर के यहां तक के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग 1 आरएनए, एंड दैट 1 आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोटीन। तो अगर
किसी एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए से अल्टीमेटली कोई एक प्रोटीन बनता है तो उसी को कहते हैं आप जीन। जीन इज दैट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू फॉर्म अ प्रोटीन। तो जो जीन है वो अल्टीमेटली डीएनए का सीक्वेंस ही है। अब ये सीक्वेंस का कितना लंबाई होगा वो डिपेंड करता है कौन से जीन की आप बात कर रहे होंगे। अब जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग वो ऐसा कुछ होगा कि ये जो बेस है, ये जो मैंने कहा यहां से यहां तक ढेर सारे बेसेस होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनमें चेंज होगा। अब ये अगर एक जीन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वैसे ही रह गया, लेकिन उस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए पे जो जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन हो गया, इसे कहेंगे आप पॉइंट या फिर जीन म्यूटेशन। अब ये जो जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन है, जरा इसके बारे में आगे बात करते हैं। पॉइंट म्यूटेशंस आर चेंजेस दैट अकर इन एन इंडिविजुअल जीन। ये एक जीन की बात करते हैं आप यहां पे। These are due to structural change in the DNA molecule at a single locus। किसी एक लोकस पे यानी किसी एक जीन में कुछ खराबी आई है। ये खराबी क्या है बात करेंगे अभी। एक लोकस में खराबी आई है, सिर्फ एंटायर क्रोमोसोम में कोई खराबी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, कोई न्यूमेरिकल चेंज नहीं हुआ। पहले भी दो सेट थे क्रोमोसोम्स के, अभी भी हैं, लेकिन जो जीन है वो खराब हो गया उसके अंदर। इसे हम लोग कहेंगे जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। दिस अल्टर द मैसेज कन्वेड बाय जीन्स। जीन्स क्या है अल्टीमेटली? जीन्स के पास मैसेजेस हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपको एक नई बिल्डिंग बनाने को है, आप चाहते हैं एक नया बिल्डिंग बनाना, तो आप पहले क्या करेंगे? आप पहले इंजीनियर से नक्शा बनवाएंगे और नक्शे के हिसाब से ही फिर आप घर बनाएंगे। अब ये नक्शा नहीं होगा तो घर बनेगा क्या? नहीं, नक्शे के हिसाब से ही घर बनेगा। यानी नक्शा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि कैसे घर बनेगा, कहां बेडरूम होगा, कहां वॉशरूम होगा, कहां बालकनी होगा, लेकिन क्या उसमें रह लेंगे क्या हम लोग? नक्शे में रह लेंगे क्या? नहीं, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है जब तक कि उसे आप उस पे जो मैसेज है इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग उसे आप डिकोड करके वॉल खड़ा करके घर न बना ले। वैसे ही आपके अंदर जीन्स हैं, जैसे वो नक्शा है वैसे ही आपके अंदर जीन है। जीन के पास इंफॉर्मेशन है कौन सा प्रोटीन बनेगा, लेकिन जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक उस जीन का कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली जीन म्यूटेट होगा तो क्या होगा? जीन क्या काम क्या था? प्रोटीन बनाना। तो अगर जीन खराब हुआ तो अल्टीमेटली क्या खराब कर दिया? प्रोटीन को खराब किया। वही लिखा है दिस अल्टर द मैसेज कन्वेड बाय जीन्स। जीन क्या मैसेज कन्वे करता है? तो भैया कौन सा आरएनए बनेगा, उससे क्या होगा? तो भैया कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो यही मैसेज होता है जीन के पास कि कौन सा प्रोटीन बनना है। वो मैसेज खराब हो जाता है, यानी वो प्रोटीन अल्टीमेटली खराब हो जाता है। आस्था कह रही है सर तो प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा। प्रोटीन फॉर्म करेगा, हो सकता है नहीं भी करे, हो सकता है कि वो खराब प्रोटीन डिकोड करे। अभी आपको समझ में आएगा। बस जीन खराब हुआ है, जीन खराब होने से हो सकता है प्रोटीन बने ही नहीं, हो सकता है खराब प्रोटीन बने, हो सकता है कम प्रोटीन बने। अलग अलग केसेस देखने को अभी आपको थोड़ी देर में ही मिलेंगे। Then next is point mutations are limited to a single nucleotide or a single base affecting single gene। बता दिया, कई बार बोला मैंने कि पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक जीन में अंतर आएगा। वो भी एक जीन में कैसा अंतर आएगा? तो एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा। अब वो एक न्यूक्लियोटाइड में कैसा चेंज होगा वही डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में कोई एक जीन में चेंज होगा, वो भी कैसे होगा? उस एंटायर जीन में कोई एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर आ जाएगा। एक क्रोमोसोम पे ढेर सारे जीन्स हैं, उन सारे जीन्स में किसी एक जीन पे मैंने कहा म्यूटेशन हो रहा है, और उस जीन में म्यूटेशन कैसे होगा? तो कोई एक न्यूक्लियोटाइड खराब हो जाएगा। अब ये खराबी कैसा होगा यही हम लोग बात करने वाले हैं। जीन म्यूटेशंस आर सडन एंड डिस्टिंक्ट चेंजेस in genes which can be detected by visible changes in the phenotype of an organism। obvious सी बात है, अगर प्रोटीन खराब बनेगा तो फिनोटाइप में असर तो दिखेगा। जो पॉइंट म्यूटेशन है, इट कैन बी डोमिनेंट, इट कैन बी रिसेसिव, इट कैन बी लीथल, इट कैन बी हार्मलेस, इट कैन बी एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। हो सकता है पॉइंट जो म्यूटेशन हुआ है उससे जो नया जीन बने वो डोमिनेंट हो जाए। पहले स्मॉल टी था, म्यूटेशन हुआ कैपिटल टी बन गया, हो सकता है बिल्कुल। या रिसेसिव बने या फिर लीथल जीन्स बन जाए, हो सकता है।
हो सकता है कि बिल्कुल हार्मलेस म्यूटेशन हो गया लेकिन कोई नुकसान ही नहीं उससे, या ये म्यूटेशन एक्स के जीन्स में हो सकता है या फिर ऑटोसोमल जीन्स जो हैं उसके अंदर हो सकता है। तो यही एक बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉइंट म्यूटेशन का। अब आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अबाउट टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है जरा इसे समझेंगे हम लोग डिटेल में। ये है सब्स्टिट्यूशन। चलिए ब्लैंक स्लाइड तो है ही, लिया ही है मैंने, और समझते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन। और मैं समझाऊंगा जरूर लेकिन आपका टेस्ट ले लूंगा थोड़ी देर में। ये चलिए, तो बात कर रहा था अबाउट सब्स्टिट्यूशन। और जरा समझिएगा कि आखिर सब्स्टिट्यूशन क्या है। हालांकि आप तो केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं लेकिन वैसा कुछ नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत वैसा ही। ये सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, तो जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जीन में, उसमें से कोई एक बेस हट गया और उसके जगह पे कोई और आ गया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये डीएनए है, ये मैंने कहा 5 प्राइम, ये मैंने कहा 3 प्राइम, ये मैंने कहा 3 प्राइम, ये मैंने कहा 5 प्राइम, या मैंने कहा था कि ये ए है, टी है, जी है, ये टी है, ये ए है, ये सी है। मैं कह रहा हूं ये कि अगर किसी कारण से, कारण क्या भी देखते हैं, अगर किसी कारण से ए जो है ये सब्स्टिट्यूट हो गया बाय जी, यहां ए था, ए की जगह पे क्या आ गया, जी, यानी ये है सब्स्टिट्यूशन और ये अपने आप में एक म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, तो प्यूरीन का सब्स्टिट्यूशन किसी प्यूरीन से ही हो जाना क्या है, ये ट्रांजिशन है। या फिर किसी पिरिमिडीन का सब्स्टिट्यूशन किसी पिरिमिडीन से ही हो जाना, ये क्या है, ट्रांजिशन है। जबकि किसी प्यूरीन का सब्स्टिट्यूशन किसी पाइरिमिडीन से हो जाना या फिर पाइरिमिडीन का प्यूरीन से हो जाना, ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्जन। ठीक बात है। तो ये दो तरह के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। जहां आपको दिख रहा है ट्रांजिशन में प्यूरीन का प्यूरीन से सब्स्टिट्यूशन, पेरिमिडीन का पेरिमिडीन से, और ट्रांसवर्जन में प्यूरीन का पेरिमिडीन से। राइट। अब ये प्यूरीन कौन है, तो उम्मीद करता हूं आपको याद है, बट मैं बोल देता हूं आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। वैसे प्यूरीन मतलब एडेनिन और गुआनिन, पेरिमिडीन मतलब साइटोसिन और थाइमिन, अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो। अगर आरएनए की बात करते हैं तो पिरिमिडीन में ऐड हो जाएगा एक यूरेसिल भी। तो ये सिचुएशन है सब्स्टिट्यूशन का, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्लियर है क्या आपको कि ट्रांजिशन क्या है, ट्रांसवर्जन क्या है? इज इट क्लियर? ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन क्लियर है क्या? चलिए, तो ये मैंने समझाया है आपको कि ट्रांजिशन क्या होता है एग्जैक्टली। अब आते हैं फिर से उसी स्लाइड पे जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखा था आपके लिए, और वो इंफॉर्मेशन ये था कि जो ट्रांजिशन है दिस इज जो सब्स्टिट्यूशन है दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस बाय अनदर। कोई डिलीट नहीं हुआ है। अभी देखिएगा एक डिलीशन भी टर्म आएगा, तो कोई हटा नहीं है परमानेंटली।
सब्स्टिट्यूट हुआ है, कोई हटा उस जगह पे कोई आया है। तो दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस बाय अनदर बेस और इट कॉजेज अ चेंज इन वन कोडोन इन जेनेटिक कोड। अब ये कोडोन क्या है, थोड़ा वेट कर लीजिए, बस मैंने बोला इसलिए आप मान लीजिए कि इट कॉजेज अ चेंज इन वन कोडोन इन जेनेटिक कोड व्हिच लीड्स टू चेंज इन वन अमाइनो एसिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिकल सेल एनीमिया है। जरा जो लिखा है इसके बारे में और बात करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं डीएनए का, ध्यान से सुनिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है ये। अब ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो कि नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी से ही ध्यान दीजिए। मैंने कहा मान लीजिए कि ये कोई डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये मैंने कहा 3 प्राइम है, यहां मैंने कहा A है, यहां T है, यहां G है, यहां C है, यहां मैंने कहा T है। ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका यहां T होगा, यहां A होगा, यहां C होगा, यहां G होगा, यहां पे A होगा और ये रहा 5 प्राइम एंड। अब ये जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये डीएनए हुआ, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं इनमें से ये वाला स्ट्रैंड जिसका जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ है, आप इधर से देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, इधर से देखेंगे आप, तो वो स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है उसे कहते हैं आप टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जो नया आरएनए बनता है जो कि बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नाम ही इसका क्यों है टेम्पलेट, क्योंकि ये सांचा है। जैसे आपके घर में मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं ईंट ही बनते हुए देखे होंगे आप, तो देखे होंगे एक सांचा रहता है, उसमें डाल देते हैं, सांचे में लिखा होता है जो भी नाम वाम रहता है ब्रांड का, वो उस पर पहले से ही छपा रहता है। घर में मम्मी ठेकुआ बनाती हैं तो हो सकता है वो सांचा यूज करती हैं, उसमें एक अलग सा शेप बन जाता है ठेकुए पे, है ना। तो ये टेम्पलेट मतलब हो गया सांचा। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका मतलब ये है कि जो नया आरएनए बनेगा, अगर मैंने कहा ये आरएनए है, तो ये आरएनए का सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये टेम्पलेट है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से वो स्ट्रैंड डीएनए का जिसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है पोलरिटी, वही डिसाइड करता है आरएनए का सीक्वेंस। डिसाइड करता है मतलब उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है आरएनए पे। यानी अगर यहां पे T है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे A आएगा, यहां A है तो क्या आएगा U, C है तो क्या आएगा G है तो क्या आएगा C, A है तो क्या आएगा U। ऐसा सीक्वेंस रहा किसका, ये रहा आरएनए का, ये सीक्वेंस लगा रहा आरएनए का। चलिए मैं ब्रेक दूंगा, अभी थोड़ा इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग, जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसको समझ लेते हैं, फिर ब्रेक दूंगा आपको, लेकिन 5 मिनट्स का ब्रेक रहेगा, ठीक ना। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये है आरएनए, राइट। अब ये जो आरएनए है इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए का बनना इसे कहते हैं आप, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं आप इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए है इससे प्रोटीन का बनना, ये प्रोटीन अगर बन रहा है तो प्रोटीन का बनना इसे क्या कहते हैं आप, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है आरएनए पे, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है आरएनए पे, मैंने यहां पे X लिख दिया रैंडमली, तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो कोड करता है एक अमाइनो एसिड को। अब कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, 20 है ना अमाइनो एसिड, तो लेकिन 20 में से कौन आएगा वो डिसाइड होता है ये सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस तो अलग अलग हो सकता है, हम लोग बात करेंगे समय आने पे। ये AUG है, GUG हो सकता है, CUG हो सकता है, CU हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, वो तो 3 लेकर के। तो हमेशा रहेगा 3, इसे कहते हैं आप ट्रिपलेट। क्या कहते हैं आप इसे, ट्रिपलेट। और ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप which codes for one amino acid,
इसे कहते हैं आप जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं बेटा? ये जेनेटिक कोड है। तो इसके हिसाब से प्रोटीन में आया, यहां पे मान लो मैंने कहा अमीनो एसिड, मैंने कह दिया ये फर्स्ट अमीनो एसिड है। इसके हिसाब से दूसरा वाला आया अमीनो एसिड। वैसे आगे भी सीक्वेंसेस रहे होंगे, मैंने तो छोटा बनाया डीएनए का टुकड़ा, ये आगे भी रहा होगा, तो यहां भी आगे रहा होगा, फिर यहां भी आएगा ऐसे प्रोटीन। तो आप देख रहे हैं कि जो समझिएगा अच्छे से कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, पहला कौन सा अमीनो एसिड होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, ये कैसे कंट्रोल होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, इट डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंस ऑफ दिस आरएनए। जो आरएनए का सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है कौन सा प्रोटीन आएगा। और आरएनए का सीक्वेंस किस बात पे डिपेंड करता है? तो इस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। तभी तो मैंने कहा था कि डीएनए पे जो जीन्स हैं उसके पास मैसेज है प्रोटीन बनाने का। ये सीक्वेंस के हिसाब से बना आरएनए और आरएनए के सीक्वेंस के हिसाब से बना प्रोटीन। क्या आपको थोड़ा थोड़ा ही सही समझ में आया है क्या? क्या थोड़ा थोड़ा ही सही समझ में आया है क्या? पीयूष कह रहा है आरएनए का सीक्वेंस कैसे लिए। यहां मैंने कहा अगर ये टेम्पलेट है तो मैंने समझाया इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सीक्वेंस। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए, टी बाइंड्स टू ए ना, और ए का क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है? डीएनए है तो टी और आरएनए है तो यू। यहां जी था तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सी होता है। ए का क्या होता है? टी, लेकिन आरएनए है तो यू आ गया। ऐसे लिखा था मैंने। तो इस तरीके से यहां प्रोटीन का सीक्वेंस डिपेंड किया आरएनए के सीक्वेंस पे, आरएनए का सीक्वेंस डिपेंड किया डीएनए के सीक्वेंस पे। यानी अगर डीएनए के सीक्वेंस में कुछ भी चेंज लाओगे, अगर यहां पे मैंने कहा, समझिएगा अच्छे से, अगर मैंने कहा यहां पे सी था, सब्स्टिट्यूशन हो गया जी से, यहां पे क्या आ गया? फॉर एग्जांपल जी, तो अगर यहां पे जी करो तो यहां पे क्या हो जाएगा? फिर सी। यहां पे सी करोगे यानी पहले एयूजी था अब एयूसी हो गया, तो अमीनो एसिड बदल जाएगा। फिर तो यही तो म्यूटेशन है। अगर आपके न्यूक्लियोटाइड में, अगर आपके डीएनए में, अगर आपके जीन में एक बेस का भी अंतर आया, एक बेस भी सब्स्टिट्यूट हो गया, तो आरएनए का सीक्वेंस बदल गया। आरएनए का सीक्वेंस बदला मतलब प्रोटीन का सीक्वेंस बदला, और प्रोटीन का सीक्वेंस बदला मतलब प्रोटीन तो हो जाएगा माल फंक्शनल हो जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा, हो सकता है वो, राइट। तो इस तरीके से आपने कहा कि अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी इस किसी भी बेस को चेंज कर देते हैं आप डीएनए में, तो आरएनए बदल जाएगा, आरएनए बदलेगा तो प्रोटीन बदल जाएगा। यही तो है म्यूटेशन, यही तो है म्यूटेशन। क्या ये क्लियर है? अनुपम कह रहा है सर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री याद करना होगा। अरे ये तो बचपन से पढ़ते थे कि ए बाइंड करता है टी के साथ, जी बाइंड करता है सी के साथ। अगर आप नहीं याद किए थे तो अब याद कर लीजिए, ये सब तो बेसिक है कि जब डीएनए की बात करते हैं तो एक स्ट्रैंड में ए तो सामने टी ही होगा, यहां पे जी तो सामने सी ही होगा। ये बचपन की बातें हैं, बचपन में नहीं याद किए तो अभी याद कीजिए फिर। तो ये था अबाउट सब्स्टिट्यूशन, जहां आपको समझ में आ रहा है कि अगर चेंज करेंगे, चाहे वो चेन ट्रांजिशन टाइप का हो, चाहे वो ट्रांसवर्जन टाइप का हो, क्या उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या ये क्लियर है? सामिया कह रही है आरएनए में यू कैसे आया, आरएनए में यू कैसे आया, यहां पे यू कैसे आया। तो अगर मैंने कहा यहां पे ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टी होता है डीएनए में, लेकिन बना क्या रहे हो आप? आरएनए। आरएनए में थाइमिन होता है क्या? नहीं होता। ये सब बेसिक चीजें बेटा, ये सब आप ब्लंडर कर रहे हो। आप आरएनए डीएनए जब पढ़ते थे ही तो पढ़ते डिफरेंस। डीएनए होता है 2 स्ट्रैंड वाला, आरएनए होता है 1 स्ट्रैंड वाला। डीएनए में थाइमिन होता है लेकिन उसकी जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। तो वही तो लिखा है मैंने कि यहां पे अगर ए है तो सामने क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में यू होता है, तो यू लिखा मैंने। इस तरीके से लिखा था मैंने सामिया, ठीक है। शिवम कह रहा कभी नहीं पढ़े हैं, पता नहीं कौन से स्कूल में तुम पढ़े हो बेटा। ये तो बेसिक सी चीजें हैं कि ए का बाइंडिंग टी से, जी का बाइंडिंग सी से। स्कूल में नहीं पढ़े तो बायोमॉलिक्यूल में तो पढ़े ही होंगे। आस्था कह रही है सर प्यूरिन से सब्स्टिट्यूशन से कोई चेंज नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? अगर मैंने कहा कि आप करा रहे हैं ट्रांजिशन, जैसे देखो आप यहां पे, अगर यहां पे देखो एडेनिन है, ये एडेनिन है, इसको मैं चेंज कर दूं गुआनिन से, ए था यहां पे जी कर दूं, अगर मैं ए के जगह पे जी कर दूं ट्रांजिशन हो गया ना, तो अगर जी करूंगा तो यहां पे बदल जाएगा ना सीक्वेंस फिर तो।
क्या हो जाएगा, जी के जगह पे यहाँ पे सी हो जाएगा फिर तो, और पहले CU जो भी था अभी CC हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्यूरिन में तो दो दो होते हैं ना, एडेनिन गुआनिन, तो एक को हटाओगे जी से तो बदलेगा नहीं क्या, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो ये था अबाउट सब्स्टिट्यूशन। अब आप ले लीजिए ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक होगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का, और फटाफट वापस आइएगा क्योंकि मैं तो इधर ही हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं रे, बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ है, लेकिन नहीं भी हुआ होता तो ये सब बचपन की बातें हैं। डीएनए तो पढ़े थे ना 10th में 9th में, वहां पढ़े थे ना आप थोड़ा बहुत, बनाए होंगे स्ट्रक्चर भी बोर्ड एग्जाम के लिए कि कैसे डीएनए बनाते हैं, तो हमेशा एक तरफ ए लिखे होंगे दूसरी तरफ टी ही लिखे होंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े थे अब तक एकदम, तो भी अब याद रखिएगा ए बाइंड्स विथ टी, जी बाइंड्स विथ सी, और अगर आरएनए की बात करते हैं तो टी नहीं होता, वहां पे यूरेसिल होता है, यानी ए विल बाइंड टू यू इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए खुशी खुशी ब्रेक लीजिए और फिर जल्दी वापस आइए, नहीं 10 नहीं 5 मिनट।